दुनिया भर में जहां टेक्नोलॉजी की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं माहौलियाती चैलेंजेस भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे गर्म ममालिक में जहां गर्मी की शिद्दत हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही है, वहां पर एयर कंडीशंस अब सिर्फ आसाइश नहीं रहे बल्कि अब ज़रूरत भी बनते जा रहे हैं। इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं, नेसेसिटी बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लग्जरी नहीं रही। लेकिन सवाल यह है कि ये ठंडक हमें किस कीमत पर मिल रही है? क्या हम अपनी राहत के बदले माहौल को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे? खुशाइन बात अगर हम ये सोचें तो ये है कि सार्फिन की ज़रूरियात और माहौलियाती जिम्मेदारी के दरमियान अब एक तवाज़ुन, एक बैलेंस कायम हो रहा है। जदीद एयर कंडीशंस जो हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो तवानाई की बचत के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर रही है, और ना सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी बल्कि रेफ्रिजरेट गैसेस का जो इस्तेमाल है, स्मार्ट सेंसर्स हैं, माहौल दोस्त सिस्टम्स हैं, ये सब कुछ इस नए दौर की पहचान बन चुका है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, खास तौर पर होम अप्लायंसेस किस तेज़ी से बदल रहे हैं और सार्फिन अब किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जब भी वो कोई नई अप्लायंसेस स्पेशली एसी वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं। तो और मार्केट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन कौन से इस तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखकर अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर DWP ग्रुप CE डिवीजन रिजवान भट्ट साहब। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, ये नए ट्रेंड्स जो हैं कंज्यूमर मार्केट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर मैं करूँ तो होम अप्लायंसेज में कौन कौन से नए ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से अहम रुझानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं राइट नाउ? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या जनरली होम अप्लाइंसेस की बात करें जिनका ज़्यादा फुटप्रिंट हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट से है, तो इसमें ना सिर्फ वो ट्रेंड्स जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी चेंजेस से आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बल्कि इसके अलावा जो हमारे स्पेसिफिक कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनके पर्सनल लाइफस्टाइल और उनके पर्सनल यूज़ के हवाले से भी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें मिक्स हो रही हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स की अगर हम बात करें जो कि इन टेक्नोलॉजीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन का बायस बन रही है, उनमें सबसे पहले तो स्मार्ट और कनेक्टेड डिवाइसेस का ट्रेंड है। अब वक्त के साथ साथ अगर आप देखिए तो हमारी डिवाइसेस ज़्यादा कनेक्टेड होती जा रही हैं, दे आर मोर गेटिंग स्मार्ट, और कंज्यूमर ये चाहता है कि अब अपनी डिवाइस को वो कंट्रोल करे, उसका डेटा शेयर करे, उसके डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ परफॉर्मेंस है उनको मैनिपुलेट करे। तो ये स्मार्टनेस ऑफ द डिवाइस जो है ये एक ग्रेजुअली हमारी अपर मिडिल क्लास और फिर ग्रेजुअली लोअर मिडिल क्लास में पेनिट्रेट करती जा रही है। कंज्यूमर अब इसको एक यूटिलिटी नहीं बल्कि एक बेसिक फीचर के तौर पे देख रहे हैं। दूसरा जो आपने अपने इंट्रो में बड़ा अच्छा बताया कि जो एस्पेक्ट है वो एक कॉन्शियसनेस है ग्लोबल और लोकल लेवल के ऊपर एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस डिवाइसेस की। ये एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की पहले बात कर लें तो उसके अंदर सबसे बुनियादी बात ये है कि जो अप्लाइंसेस का इस्तेमाल है वो एक बड़ी रिकरिंग कॉस्ट जनरेट करता है। जैसे अगर आप AC यूज़ कर रही हैं तो उसका एक बिजली का बिल एक बड़ा चैलेंज है, हाउ टू मेंटेन दैट कॉस्ट ऑन अ मंथली बेसिस। तो कंज्यूमर ये बड़ा प्रेफर करता है कि मैं ऐसी डिवाइसेस जो कि परफॉर्म भी अच्छा करे और अपने साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट भी हो। ये भी एक ग्लोबल ट्रेंड है जहाँ पे रेगुलेशन भी है, यानी कि पॉलिसी साइड को पुश किया जा रहा है कि आप ऐसी डिवाइसेस बनाएं या ऐसी डिवाइसेस को मार्केट करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट है। बल्कि दूसरी तरफ कंज्यूमर भी ये कॉन्शियस रखता है कि मैं ऐसी अप्लाइंसेस इस्तेमाल करूं जो कि कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रखती हैं, सस्टेनेबल हैं और वो मेरे लिए कॉस्ट का भी कम से कम जरिया बने। तीसरा और एक और अहम ट्रेंड है वो लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन और अप्लाइंसेस को एज अ होम डेकोर के तौर पे देखने का ट्रेंड बढ़ रहा है। जैसे अगर आप यंगर जनरेशन या यंगर कपल्स को देखें तो वहाँ पे आप नोट करेंगे कि दे सी लॉट ऑफ थिंग्स इन कलर टोन्स एंड शेड्स एंड इंटीग्रेशन विद देयर, बहुत मैटर करती हैं। वो प्रेफर करते हैं कि डिवाइस सिर्फ एक यूटिलिटी ना हो, बल्कि वो मेरे होम डेकोर में भी ऐड करे। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो फोर्स करती है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो डिवाइसेस ऐसी डिज़ाइन करे जो कि लाइफस्टाइल ड्रिवन रिक्वायरमेंट पूरी करे। और टू बी
हमारी अपनी रेलेवेंसी में अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इन सारे ट्रेंड्स के साथ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है, वो अफोर्डेबिलिटी का आता है। हमारे यहाँ पिछले 3 साल में 4 साल में आपने देखा होगा कि एक बड़ी मैसिव इन्फ्लेशन पुश हुई है इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। चीज़ों की कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं पिछले 3-4 साल में। और इसके अलावा ये चैलेंज भी हमारी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में एक बड़ा प्रिवेल करता है कि वो चाहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो उनके बजट में भी हो, इन अफोर्डेबिलिटी टर्म्स का ऑफ द बाइंग तो प्राइस। बिल्कुल चैलेंज है रिजवान साहब। अभी जो एक और चैलेंज है ज़ाहिर है दर्जा हरारत है आलमी तौर पर, उसमें इजाफा हो रहा है। आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से ये जो बढ़ती हुई ज़रूरत है होम अप्लायंसेस की, इसको किस तरह से महसूस करके इसको पूरा किस तरह से कर रही है? 2 एस्पेक्ट हैं आपके इस सवाल के। एक तो एस्पेक्ट ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर सर्ज आता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ दिनों के लिए बड़ा नॉर्मल हाई टेम्परेचर रहता है इन समर्स, और दिस इज वी कॉल एज द पीकिंग ऑफ द समर। ये जो पीकिंग ऑफ द समर है, इसमें वो टेम्परेचर्स आते हैं जहाँ पे जनरली हमारा जो क्लाइमेट या टेम्परेचर जोन्स हैं वो उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुए हुए, या हमारे प्रोडक्ट्स उस हवाले से हमारी इंडस्ट्री ने इन कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए जहाँ कूलिंग का इटसेल्फ ऑन दोज पीक हॉट डेज हो T3 टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। T3 बुनियादी क्या चीज़ है? T3 टेक्नोलॉजी वो एयर कंडीशनर्स हैं जो बेसिकली हाई एम्बिएंट टेम्परेचर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उस हॉट डे या हॉट वेदर के अंदर वो अपनी कूलिंग कैपेसिटी लूज नहीं करते। आप इसमें ये भी जानती होंगी कि दुनिया में जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है तो वो उस मुल्क, रीजन या उस एरिया के टेम्परेचर्स को सामने रख के डिज़ाइन किया जाता है, क्लाइमेट के हवाले से भी और टेम्परेचर्स के हवाले से भी। पाकिस्तान जनरली अगर आप देखें तो जिस क्लासिफिकेशन में आता है उसे हम T1 क्लास कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जनरली बाय एंड लार्ज 18 से 43 डिग्री के सेंटीग्रेड्स के दरमियान रहते हैं। लेकिन जो T3 क्लास की क्लासिफिकेशन है वहाँ टेम्परेचर 52 डिग्री से भी क्रॉस कर जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमें एक, या उन कंज्यूमर्स को या उन एरियाज़ में जहाँ एक चैलेंज ऑफ कूलिंग है या उनको एक हाई परफॉर्मेंस कूलिंग चाहिए, तो वहाँ पे उनके लिए ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में जो दुनिया के किसी भी मुल्क में अवेलेबल हैं, अब यहाँ हमारे यहाँ बनते हैं और अवेलेबल हैं, एंड दे आर यूजिंग इट। मैं यही आपसे सवाल करने लगी थी, और T3 के बारे में मैंने पूछना था लेकिन आपने खुद ही बता दिया। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की क्लाइमेट को देखते हुए और जिस तेज़ी के साथ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, यू थिंक राइट नाउ जो अप्लायंसेस यहाँ पर बन रही हैं ये अगले चंद सालों तक या अगले 10 सालों तक काबिल इस्तेमाल रहेंगी, या फिर उसके अंदर हमें अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो बना रही है इस तरह की अप्लायंसेस? जी हाँ, अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। 1987 में एक ग्लोबल प्रोटोकॉल्स तय हुई जिनको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इनके अंदर ये रोड मैप तय हुआ कि वो गैसेज या रेफ्रिजरेंट्स जो एयर कंडीशंस में यूज़ होते हैं या जनरली होम अप्लायंसेज में यूज़ होते हैं, इनको ग्रेजुअली फेज आउट किया जाए, जिनका 2 एस्पेक्ट से बड़ा इफ़ेक्ट है ऑन क्लाइमेट। एक तो उनका इफ़ेक्ट है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के तौर पर। ये गैसेज जब हवा में रिलीज हो जाएं, दे रिमेन देयर फॉर डेकेड्स और ग्रेजुअली एज अ कैटलिस्ट प्ले करती हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो ये जो रोड मैप था, पाकिस्तान इसका मेंबर बना 92 में। 92 के बाद पाकिस्तान भी इन प्रोटोकॉल्स को एडहेयर कर रहा है, और ग्रेजुअली हम भी उसी तरह उन गैसेस को फेज आउट कर रहे हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस की डिलीशन में रोड मैप में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो नए अप्लायंसेस बन और बिक रहे हैं, वहाँ पे जो गैसेस यूज़ हो रही हैं उनका ओजोन डिप्लीशन इफेक्ट 0 है। अब दूसरा एस्पेक्ट जो है इसका, वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का है। इन्हीं अमेंडमेंट्स में कंटिन्यू करते हुए जो नई डायरेक्शन आई वो ये थी कि वो सब्सटेंसेस जिनका ओजोन डिप्लीशन तो 0 है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फिर भी है, उनको ग्रेजुअली फेज आउट किया जाए, और इनके अंदर कुछ माइलस्टोन या कुछ जो बार्स रखे गए कि इस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से नीचे हम गैसेस को फेज आउट करते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में जो स्टैंडर्ड है वो 2030 का है, आई सपोज के उसके बाद इन गैसेस को बिल्कुल फेज आउट कर देंगे। हम इस वक्त 25 में खड़े हैं और हम भी उसी रोड मैप पे चल रहे हैं। हमारे रोड मैप पे चल रहे हैं रिजवान साहब, जैसे स्पेशली R32।
अब जरा आ जाते हैं आम सार्फिन, जब एसी खास तौर पर उसकी जब खरीदारी करते हैं, पहले और अब में तरीक़ाकार में किस हद तक तब्दीली आ चुकी, एक तो ये बताइएगा, और उनके फैसलों को मुतासर करने वाले अवामिल या फैक्टर्स क्या हैं? तरीक़ाकार तो वही है जी कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो एक मार्केट्स हैं हमारी ट्रेडिशनल, वहाँ पे बिकती हैं। ऑनलाइन कस्टमर ख़रीदता है, जो पहले उसकी रेशो बहुत कम थी, अब ग्रेजुअली कस्टमर्स ऑनलाइन परचेज भी कर रहा है। हम कंज्यूमर की बात करें, थोड़ा सा ज़रा मुझे ये बता दीजिए, हमारा कंज्यूमर जो है, जो इस वक्त एसी की ख़रीदारी करने जाता है मार्केट के अंदर, वो इन सारी टेक्नोलॉजी और इन सारे एस्पेक्ट से अवेयर कितना ज़्यादा है? जी हाँ, अवेयरनेस के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं कंपनीज के, वो काफ़ी इवॉल्व हैं। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल अब इंटरनेट की वजह से यूट्यूब पे अवेलेबल है, स्पेसिफिकेशन एडवर्टाइज होती हैं। देयर इज़ अ रेगुलेशन नाउ दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड बाय द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे डिपार्ट होती हैं। कंज्यूमर खुद भी अवेयर है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जब वो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई, इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से, इसके यूजेज के हवाले से। फंडामेंटल चैलेंज अभी कंज्यूमर का ये है कि वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन बाज़ दफ़ा उसको हो जाती है। जो कस्टमर बाज़ दफ़ा अवेयर नहीं होता, उनको वो प्रोडक्ट्स गलत क्लासिफिकेशन कह के बेच दी जाती हैं या उनको लेनी पड़ती हैं। उस हवाले से ज़ाहिर है जो ऑथेंटिक इंटरनेशनल ब्रांड्स लेबलिंग या अपनी मार्केटिंग मटेरियल प्रमोट करते हैं, वो सारा उनको पढ़ना चाहिए ख्याल में, और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स जो अब अपने साथ बियॉन्ड क्लेम रिलायबिलिटी फैक्टर्स या अपने साथ जो वारंटी और आफ्टर सेल की सपोर्ट देते हैं, उन प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं वो ये कि मार्केटिंग जितनी ज़्यादा आसान फहम होगी, ताकि आम लोगों को, एक लेमैन को भी समझ आए, तो उतना ज़्यादा वो अवेयर भी होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमें पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जो टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है, स्पेशली अगर हम होम अप्लाइंसेस की बात करें और उसके अंदर भी खास तौर पर एसीज़ की बात करें, जो कि अब ज़रूरत बन चुका है, लग्जरी नहीं रहा, उसमें पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है और उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। रिजवान भट्ट साहब ने हमें बताया इसके बारे में।